और लाहौर में प्रदूषण पर सरकार को फटकार भी लगी है। लाहौर कोर्ट ने प्रदूषण को लेकर निर्देश जारी किए हैं। रात 8 बजे बाजार बंद करने के निर्देश जारी किए गए। वहीं ट्रकों और भारी वाहनों की शहर में एंट्री को भी बैन किया गया है। तो पाकिस्तान में प्रदूषण से बहुत बुरा हाल है। लाहौर कोर्ट ने प्रदूषण के लिए कुछ निर्देश भी जारी किए हैं। रात 8 बजे के बाद सभी बाजार को बंद करने के निर्देश दिए गए। वहीं ट्रकों और भारी वाहनों की शहर में एंट्री पर भी बैन है। और चलिए अब आपको बताते हैं कि प्रदूषण को लेकर लाहौर कोर्ट से सरकार को क्या निर्देश दिए गए हैं। तो पहला निर्देश यह है कि रात 8 बजे बाजार बंद किए जाएं। दूसरा, सभी बाजार रविवार को बंद रहेंगे। वहीं धुआं छोड़ने वाले वाहनों पर भी प्रतिबंध है। ट्रकों और भारी वाहनों की शहर में एंट्री बैन है। अतिरिक्त पुलिस कर्मियों की तैनाती की जाएगी। पाकिस्तान में जहरीली हवा कोर्ट के सरकार से सवाल उठने लगे हैं। पहला ये कि प्रदूषण कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। लॉरी बसों को नोटिस के बाद भी आखिर रोका क्यों नहीं गया। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों पर जुर्माना क्यों नहीं, ये भी सवाल पूछा कोर्ट ने। बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के वाहन कैसे चलाए जा रहे हैं और परिवहन विभाग ने सख्त कदम क्यों नहीं उठाए, ये अदालत के सवाल हैं सरकार से। और आपको बताते हैं कि पाकिस्तान के पंजाब में प्रदूषण की रोकथाम के लिए प्रशासन ने क्या किया है। पाकिस्तान के पंजाब में जहरीली हवा रोकथाम के लिए अब तक क्या क्या किया गया। कई शहरों में AQI खतरनाक स्तर पर पहुंचा। सार्वजनिक जगहों पर प्रवेश पर बैन है, एंट्री पर बैन है। स्कूलों को बंद रखने के भी निर्देश जारी किए गए। सरकारी कर्मचारियों को घर से काम करने का आदेश है। और ऐतिहासिक स्थानों, स्मारकों और साथ ही संग्रहालयों में एंट्री बंद है। फिलहाल जिम से लेकर खेल के मैदान सब कुछ बंद किया गया है बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए। वहीं जू समेत पार्कों को भी बंद किया गया है। ऐसे हालात में पाकिस्तान की जनता प्रदूषण के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है। और देखिए, पाकिस्तान में प्रदूषण की मार और इस पर बच्ची ने लगाई है कोर्ट से गुहार। क्या कहा है कोर्ट से। 3 साल की बच्ची ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अमल सेखेरा नाम की बच्ची ने सरकार पर केस किया है। बच्ची अपनी मां महक जफर के साथ कोर्ट में पेश हुई। बच्ची ने याचिका में क्या कहा है वो भी आपको बता रहे हैं। सरकार नागरिकों को स्वच्छ वातावरण देने के लिए बाध्य है। अपने दोस्तों और आने वाली पीढ़ियों के लिए न्याय चाहिए। प्रदूषण से बच्चे और बुजुर्ग सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। सरकार मौलिक अधिकारों की रक्षा करने में विफल रही है। याचिका पर कोर्ट ने भी एक्शन लिया है। क्या कहा है कोर्ट ने। पंजाब सरकार पर्यावरण संरक्षण एजेंसी को नोटिस भेजा है। सचिव और EPA के महानिदेशक को कोर्ट आने के निर्देश जारी किए गए हैं। 12 नवंबर को होगी मामले की अगली सुनवाई। तो देखिए, इस तरह से यह मामला बढ़ता जा रहा है और अब मामला अदालत तक पहुंचा। अदालत ने सरकार को फटकार भी लगाई है, सरकार को निर्देश भी दिए हैं। लाहौर से हमारे संवाददाता गुलाम अब्बास इस वक्त जुड़ चुके हैं। गुलाम, समझ में नहीं आता पाकिस्तान के इन शहरों का ये आलम क्यों है और क्या वहां की सरकार गवर्नमेंट की तरफ से, इन स्टेट्स की गवर्नमेंट की तरफ से और वहां पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से इस पर कुछ ठोस कदम उठाए गए हैं या सिर्फ कोर्ट के आदेश का, कोर्ट के ऑर्डर का पालन किया जा रहा है? देखिए, पहली बात तो ये है कि स्मोक जो है वो आज इतनी ज़्यादा पीक पे नहीं पहुंची, इसमें टाइम लगा है और अब गवर्नमेंट एक्टिव ज़रूर दिखाई दे रही है। अब गवर्नमेंट की तरफ से स्टेप्स उठाए जा रहे हैं। लॉकडाउन की तरह की सिचुएशन है और इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे आधी जगहों से बंद है। मुख्तलिफ पॉइंट से उसको क्लोज किया गया और उसका रीज़न भी स्मोक है। तो लेकिन अब जब ये स्मोक के लिए स्टेप्स उठाने थे, जो शुरू में इसके लिए काम करना था, वो नहीं किया गया और यही वजह है कि आज इतनी स्मोक्स है कि आप दुनिया को बीट कर रहे हैं। मुल्तान की अगर मैं बात करूं, पंजाब के बाद दूसरा पंजाब का बड़ा शहर है लाहौर के बाद, उसमें 2500 से ज्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो क्रॉस कर गया है। सांस लेना मुश्किल है। पार्क्स में जाना, पब्लिक ओपन प्लेसेस जितनी है सबको बंद कर दिया गया है। क्लब्स को बंद कर दिया गया है कि कोई भी शख्स बाहर नहीं निकलेगा। वर्क फ्रॉम होम की पॉलिसी लाहौर हाईकोर्ट के आदेश के बाद इंप्लीमेंट कर दी गई है। आज पूरे पाकिस्तान में इस बारे में छुट्टी है और किसी को ये कहा जा रहा है कि कोई भी शख्स जो खासकर पंजाब प्रांत के जितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 16 डिस्ट्रिक्ट्स ज़्यादा इफेक्ट हुए हैं स्मोक से, उनमें रहने वाले लोगों को कहा जा रहा है कि वो घरों में रहें, घरों से बाहर ना निकलें। यही वजह है कि पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से अब तेज़ी देखने में आ रही है और 12 नवंबर को आर्टिफिशियल रेन की बात की जा रही है कि पंजाब सरकार आर्टिफिशियल रेन बरसाने की बात कर रही है और इसकी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं ताकि ये स्मोक को किसी तरीके से कम किया जा सके। लेकिन एक तरफ तो हम ये स्टेप्स देख रहे हैं कि हाई कोर्ट के आदेश के बाद पंजाब में ये स्टेप्स लिए जा रहे हैं, दूसरी तरफ इसका सारा जिम्मा जो ब्लेम गेम है वो भारत पे डाली जा रही है और यहां पर अपनी जान छुड़ाते हुए ये कहा जा रहा है कि भारत से स्मोक जो है वो
पाकिस्तान की तरफ आ रही है, क्योंकि हवाओं को दोष नहीं दिया जा सकता। लेकिन खुद ही पंजाब की मंत्री इस बात को स्वीकार भी कर चुकी है कि 70% से ज्यादा स्मोक जो है वो पंजाब में, पाकिस्तान में खुद जनरेट होती है। तो अगर 70% स्मोक पाकिस्तान में खुद जनरेट होती है तो उसकी रोकथाम के लिए क्या स्टेप्स लिए गए, और जब स्टेप्स लिए जाने थे उस समय लिए गए या बिल्कुल, नहीं सवाल यही है गुलाम की आखिर नौबत यहां तक क्यों आ गई कि अब लॉकडाउन लगाने तक के हालात सामने आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए गुलाम अब्बास, पूरी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और बड़ी खबर दिल्ली से है। वेलकम में ताबड़तोड़ फायरिंग का मामला सामने आया है और नदीम नाम के शख्स की गोली मारकर हत्या हो गई है। दिल्ली के वेलकम की यह पूरी घटना है। फायरिंग में एक शख्स घायल है, अस्पताल में भर्ती है। 3 अज्ञात बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की है। मृतक की स्कूटी, फोन लेकर बदमाश फरार हो गए। अपनी बाइक मौके पर छोड़कर भागे बदमाश। और पुनीत हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी देंगे। पुनीत, इस पूरे मामले के ऊपर अभी तक क्या जानकारी मिल पाई है? देखिए, जो नदीम है वो अपने 2 दोस्तों के साथ स्कूटी पर खाना लेने के लिए गया हुआ था कि तभी बाइक पर सवार बदमाश आते हैं। 3 बदमाश से बता रहे हैं और तीनों अचानक नदीम और उसके दोस्तों के ऊपर शूट आउट शुरू कर देते हैं। लगभग 7 राउंड गोलियां चलती हैं। नदीम की मौके पर मौत हो जाती है, उसको गोली लगती है, जबकि उसके साथी जो है उसके भी पैर में गोली लगी है। जबकि जो तीसरा साथी है नदीम का, वो बच जाता है, मौके से बदमाशों की फायरिंग में भागता है। जो बदमाश थे वो अपनी बाइक छोड़कर मृतक की स्कूटी और मोबाइल फोन लेकर के चले गए हैं। नदीम का काम जो है वो जींस की फैक्ट्री है और अब पुलिस ये पता करने की कोशिश कर रही है कि क्या किसी कारोबारी रंजिश के तहत जानबूझ करके इन लोगों की हत्या की गई है और क्यों शूटर्स ने इस तरीके से उसकी स्कूटी लेकर के भागे और अपनी बाइक छोड़ रहे हैं। फिलहाल जिस तरीके से शूट आउट हुआ है, 7 राउंड गोलियां चली हैं, 2 लोगों को गोली लगी, 1 की मौत हो गई है। पूरा इलाका इस वक्त सन्न है और पुलिस सीसीटीवी के जरिए बदमाशों को पकड़ने की कोशिश कर रही है। शुक्रिया आपका पुनीत, पूरी जानकारी देने के लिए। 3 अज्ञात बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की है। एक शख्स की गोली मारकर हत्या का मामला दिल्ली के वेलकम से सामने आया है। और अब बात बांग्लादेश के हालात की। बांग्लादेश में खुलेआम इस्कॉन को चेतावनी। हिफाजत-ए-इस्लाम नाम के संगठन ने दी चेतावनी। सरकार को इस्कॉन संगठन पर बैन करने को कहा है। हिफाजत-ए-इस्लाम ने हिंदुओं के खिलाफ प्रदर्शन किया है। और इस्कॉन कोलकाता के उपाध्यक्ष राधा रमन दास की पीएम मोदी से अपील। बांग्लादेश में हिंदुओं में खौफ का माहौल है। राधा रमन दास ने कहा है तख्ता पलट के बाद से हिंदुओं को वहां निशाना बनाया जा रहा है। देखिए, यही वो लेटर है जो लिखा गया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर से हिंदुओं की सुरक्षा की अपील की गई है। हिंसक घटनाओं को रोकने के लिए तत्काल हस्तक्षेप की मांग की गई है। हम बांग्लादेश की गंभीर स्थिति से बेहद चिंतित है, जहां इस्लामी समूह खुलेआम इस्कॉन भक्तों को पकड़ने, उन्हें यातना देने और उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। इस्कॉन भिक्षुओं और भक्तों का सिर काटने से यह भयानक योजना खुलेआम हो रही है और हमें उनकी सुरक्षा की चिंता है। तो देखिए, ये राधा रमन दास की ओर से, जो इस्कॉन कोलकाता के वाइस प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री से अपील की है। वो लिखते हैं, इन हिंसक कार्रवाइयों को रोकने के लिए तत्काल हस्तक्षेप महत्वपूर्ण है। और अभी कुछ दिन पहले ही बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की सरकार ने इस्कॉन के ही चिन्मय दास के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज किया था। आपको बताते हैं चिन्मय दास ब्रह्मचारी कौन है और उन पर बांग्लादेश सरकार ने क्या आरोप लगाए। बांग्लादेश में चिन्मय दास ब्रह्मचारी इस्कॉन ट्रस्ट के सचिव हैं। वो बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद से लगातार हिंदुओं की सुरक्षा और हिंसा के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। देश के अलग अलग इलाकों में जाकर हिंसा के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। पिछले महीने 25 अक्टूबर को इसी तरह से एक प्रदर्शन चटगांव में भी हुआ था, जिसमें चिन्मय दास पर झूठे आरोप लगाए गए कि उन्होंने रैली में बांग्लादेश के राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया। चिन्मय दास के साथ साथ 19 और लोगों के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया है। चटगांव पुलिस का आरोप है कि प्रदर्शन के दौरान बांग्लादेश के राष्ट्रीय झंडे के ऊपर इस्कॉन का भगवा झंडा फहराया गया, जबकि चिन्मय दास ने बाद में इस मामले में पूरी सच्चाई बताई। उन्होंने बयान जारी करके कहा कि रैली के दिन कुछ लोगों ने चांद तारे वाले झंडे का भगवा रंग का झंडा फहराया और चांद तारे का झंडा बांग्लादेश का राष्ट्रीय झंडा नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि भगवा झंडा लगाने वाले कौन लोग थे उन्हें नहीं मालूम, लेकिन अगर कोई असामाजिक तत्व था तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।
और इससे पहले भी बांग्लादेश में इस्कॉन मंदिर को निशाना बनाया जा चुका है। तख्ता पलट के बाद हुई हिंसा में हिंदुओं और मंदिरों पर हुए हमले खौफनाक तस्वीर दिखाते हैं। जब बांग्लादेश के मेहरपुर में इस्कॉन मंदिर में तोड़फोड़ की गई थी, मूर्तियों को खंडित किया गया था, मंदिर में आग लगा दी गई। हिंसा के वक्त वहां मौजूद 3 पुजारी और कई लोग किसी तरह जान बचाकर भागे। इस्कॉन की ओर से जारी किया गया ये वीडियो पूरी दुनिया में बांग्लादेशी हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों की गवाही दे रहा है। और बांग्लादेश इस समय अराजकता की आग में झुलस रहा है। हालात ये हैं कि पिछले कुछ दिनों में बांग्लादेश में हिंदुओं, ईसाइयों, बौद्ध और दूसरे अल्पसंख्यकों के खिलाफ बर्बर हिंसा की सैकड़ों घटनाएं हो चुकी हैं। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर जानलेवा हमला किया जा रहा है, लूटपाट की जा रही है। ये बांग्लादेश के चटगांव का हजारी गली की तस्वीरें हैं, जहां 25,000 से ज्यादा हिंदू रहते हैं। बीते कुछ दिनों में बांग्लादेश के इन हिंदुओं पर सितम की हर सीमा पार कर दी गई। बांग्लादेश की पुलिस, बांग्लादेश की सेना और यहां तक कि बांग्लादेश की कट्टरपंथी हजारी गली इलाके में हर घर में घुसकर हिंदुओं को दुश्मन की तरह ढूंढ रहे हैं। ये नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस का नया बांग्लादेश है, जहां कट्टरपंथी भूखे भेड़ियों की तरह निहत्थे हिंदुओं का शिकार कर रहे हैं और बांग्लादेश की सेना AK-47 के जोर पर हिंदुओं पर ऐसी ज्यादती कर रही है जो कल्पना से भी बाहर है। झारखंड में चुनाव से पहले आईटी का एक्शन जारी है। हेमंत सोरेन के निजी सचिव के घर पर आईटी की रेड पड़ी है। झारखंड में 7 जगहों पर आईटी की रेड पड़ी है। रांची में हेमंत सोरेन के निजी सचिव सुनील श्रीवास्तव के घर पर रेड पड़ी है। और जितेंद्र शर्मा हमारे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे। जितेंद्र, अभी तक क्या अपडेट इस खबर पर? जी बिल्कुल, देखिए सुबह तकरीबन 7 बजे एक साथ आईटी की रेड ने छापेमारी की है। जो सुनील है, जो कि निजी सचिव है हेमंत सोरेन के, उनके ठिकानों पर ये रेड चल रही है, रांची के अंदर और जमशेदपुर में। कुल मिलाकर 9 ठिकाने हैं, जहां पर फिलहाल इनकम टैक्स विभाग की जो टीम है वो लगातार छापेमारी कर रही है। कुछ दस्तावेज वहां से बरामद किए गए हैं, कुछ केसेस से जुड़े हुए। इसके अलावा कुछ संपत्ति है जिसके बारे में उनसे पूछताछ की जा रही है। जी बिल्कुल, तो जैसा जितेंद्र बता रहे हैं कि अभी पूछताछ की जा रही है। निजी सचिव हैं सुनील श्रीवास्तव, जो कि हेमंत सोरेन के निजी सचिव हैं, उनके घर पर रेड पड़ी है और अभी उनके घर की तलाशी ली जा रही है। शुक्रिया जितेंद्र पूरी जानकारी के लिए। और अब बात सोपोर की, तो सोपोर से खबर है आतंकियों से भारी मात्रा में हथियार बरामद किया गया। राइफल, हैंड ग्रेनेड और कारतूस बरामद किया गया। सोपोर में सुरक्षा बलों ने ढेर किए 2 आतंकी। तो सोपोर से आतंकियों के पास से ये हथियार बरामद किए गए, जिसमें राइफल, हैंड ग्रेनेड और कारतूस शामिल है। सोपोर मामले पर सुरक्षा बलों का कहना है कि वो घाटी में शांति बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। दोनों आतंकवादियों के पास से भारी मात्रा में वॉरलाइक स्टोर्स और अदर मटेरियल मिले हैं और इनकी शिनाख्त जारी है। हमें ये पता लगता है कि ये आतंकवादी नॉर्थ कश्मीर में पिछले कुछ रोजों से ऑपरेट कर रहे थे और इनका मारा जाना सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है। भारतीय सेना कश्मीर में शांति और आवाम बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है और इसके लिए हम भरपूर प्रयास इसी प्रकार जारी रखेंगे। और आइए आपको बताते हैं सोपोर में मारे गए आतंकियों के पास से क्या क्या बरामद हुआ है, क्या क्या मिला है। तो आतंकियों के पास से जो बरामदगी हुई है उसकी पूरी लिस्ट देखिए। 2 AK राइफल बरामद हुए हैं, 1 हैंड ग्रेनेड बरामद हुआ है, 9 AK राइफल मैगजीन बरामद की गई हैं, पिस्टल, कारतूस और युद्ध संबंधी सामान भी बरामद किया गया है इन आतंकियों के पास से। और अब बात आतंकियों की संपत्ति पर लिए गए पुलिस एक्शन की करेंगे। आतंकियों पर हंदवाड़ा में जम्मू कश्मीर पुलिस का एक्शन हुआ है। 4 कश्मीरी आतंकी हैंडलर्स की करोड़ों की संपत्ति कुर्क की गई है। हंदवाड़ा सेशंस कोर्ट ने दिया है कुर्की का आदेश। तो कश्मीरी आतंकियों पर यह बड़ी कार्रवाई हुई है। आपको सुनाते हैं आतंकी हैंडलर्स पर की गई कुर्की की कार्रवाई पर प्रशासन का क्या कहना है। उन लोगों की अटैच की है जो इस वक्त पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में है। ये 5 साइटें हैं शायद, 2 यहाँ, ये 2 यहाँ, 4 हैं, 2 यहाँ और एक मंडीगांव में और एक पालपोरा में। इसमें यह है कि न ट्रांसफ़र हो सकती है, न लीज हो सकती है, न एलिनेट हो सकती है, न थर्ड पार्टी इंटरेस्ट होगी। तो इसका हमने बोर्ड लगाया, आप देख रहे हैं ये। तो
ये सिर्फ इसलिए हो रहा है कि लोग मुतवज्जा रहें इसके लिए, और ये जो इसके ओनर्स हैं वो मुतवज्जा रहें कि इसको ट्रांसफ़र ना करें, लीज ना करें और थर्ड पार्टी इंटरेस्ट क्रिएट ना करें। और आइए देखते हैं कि हंदवाड़ा में किन आतंकियों की संपत्ति कुर्क की गई है। आतंकियों पर एक्शन हुआ है और संपत्ति उनकी कुर्क की गई है। अब्दुल मजीद मल्ला की जो संपत्ति है उसको कुर्क किया गया है और सुपरन घामा हंदवाड़ा में ये संपत्ति पर कार्रवाई की गई है। दूसरा नाम है अब्दुल रशीद मीर का और सुपरन घामा हंदवाड़ा में ही इसकी संपत्ति कुर्क की गई है। अरशद अहमद पैरी जो मंडी गांव का है हंदवाड़ा में, उसकी संपत्ति कुर्क हुई है। सज्जाद अहमद भट्ट पालपोरा क्रांगुंड हंदवाड़ा में इसकी संपत्ति जब्त की गई है। और अब बात एक्टर सलमान खान को एक बार फिर मिली धमकी की करेंगे। बड़ी खबर है, सलमान खान को धमकी मामले पर एक्शन। वर्ली पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के कर्नाटक के एक नंबर को पुलिस ने ट्रेस किया है। पुलिस की टीम अब कर्नाटक के लिए रवाना हो चुकी है। और आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर सलमान खान को यह धमकी किसने दी है। सलमान खान की धमकी और इसका कर्नाटक कनेक्शन क्या है। तो वर्ली पुलिस ने केस दर्ज कर इस मामले की जांच शुरू की और पुलिस ने कर्नाटक के मोबाइल नंबर को ट्रेस किया। वेंकटेश नाम के शख्स के नाम से यह नंबर रजिस्टर है और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम से धमकी भरा संदेश आया था। पिछले 15 दिन में कई बार इस तरह की धमकियां मिल चुकी हैं और उसी सिलसिले में एक और ये धमकी शामिल है। चलिए और अब बात महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की करते हैं। तो महाराष्ट्र में आज फिर विपक्ष पर बरसेंगे पीएम मोदी। अकोला और नांदेड़ में 2 जनसभाओं को करेंगे संबोधित। दोपहर 12 बजे अकोला और दोपहर 2 बजे नांदेड़ में करेंगे जनसभा को संबोधित। तो आज जनसभाओं से जुड़ी ये महत्वपूर्ण जानकारी, प्रधानमंत्री आज ये जनसभाएं करने वाले हैं और अकोला और नांदेड़ में 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। तो महाराष्ट्र में पीएम मोदी की रैलियां होनी है। आज अकोला और नांदेड़ में पीएम की रैली है। वहीं 12 नवंबर को चंद्रपुर, चेमूर, सोलापुर और पुणे में रैली होगी। 14 नवंबर को संभाजी नगर और नवी मुंबई में जनसभा होगी। वहीं शुक्रवार को पीएम मोदी ने धुले में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान कांग्रेस पर उन्होंने हमला बोला। एक है तो सेफ है, एक है तो हमें एकजुट रहकर कांग्रेस के खतरनाक खेल को नाकाम करना है। और जम्मू कश्मीर में 370 बहाली का प्रस्ताव और महाराष्ट्र चुनाव में यह मुद्दा बन गया। कैसे इस पर बयानबाजी हो रही है, देखिए। कांग्रेस जम्मू कश्मीर को बांटना चाहती है। कश्मीर में केवल बाबा साहेब अंबेडकर का संविधान ही चलेगा। जम्मू कश्मीर में केवल और केवल मोदी का फैसला है और अनुच्छेद 370 को कोई भी वापस नहीं ले सकता। इस तरह से यह सीधे तौर पर इस मुद्दे को उठाया जा रहा है बीजेपी की तरफ से। और देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने आर्टिकल 370 का जिक्र करते हुए अघाड़ी को बांटने की राजनीति, महाविकास अघाड़ी को बांटने की राजनीति पर हमला बोला। प्रधानमंत्री ने क्या कहा, यह सुनते हैं। आर्टिकल 370 की जो दीवार थी ना, उस दीवार को मैंने कब्रिस्तान में गाड़ दिया है। वो कान खोल करके सुन ले, ये विरासत मामूली विरासत नहीं है। दुनिया की कोई ताकत दोबारा 370 नहीं ला सकती है। आज झारखंड में अमित शाह की जनसभा और रोड शो होनी है। पलामू, हजारीबाग और सिंहभूम में करेंगे जनसभा। शाम को जमशेदपुर में रोड शो करेंगे अमित शाह। तो आज झारखंड में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की कई जनसभा होनी है। चुनावी रैलियां हो रही हैं अमित शाह की। पलामू, हजारीबाग और सिंहभूम में आज जनसभाएं होनी है। और अब बात करते हैं पालघर से बरामद हुए कैश की। तो महाराष्ट्र के पालघर में करोड़ों का कैश बरामद किया गया है। 3 करोड़ 70 लाख रुपए कैश पकड़े गए। पुलिस ने चेकिंग के दौरान ये कैश पकड़ा है। आरोपी कार ड्राइवर को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। तो लगातार महाराष्ट्र में इस तरह से कैश रिकवर हो रहा है। और अब देखिए, पालघर में एक बार फिर से ये कैश पकड़ा गया है और जो जानकारी है वो ये कि 3 करोड़ 70 लाख का कैश ये पकड़ा गया है। पुलिस फिलहाल इस मामले की जांच कर रही है, पूछताछ कर रही है आरोपी ड्राइवर से।
और अब वक्त हो गया है महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव पर हमारे शो पोल खोल की। हमारे संवाददाता अक्षय विनोद शुक्ला ने आज मुंबई के धारावी के लोगों से बात की, उनकी परेशानियों और मुद्दों पर उनसे चर्चा की। मुंबई से देखिए हमारा स्पेशल शो पोल खोल। वक्त हो चला है महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव पर हमारे खास शो पोल खोल का। हमारे संवाददाता अक्षय विनोद शुक्ला ने आज मुंबई के धारावी के लोगों से बातचीत की है, उनकी परेशानियां और मुद्दों को समझा है, उस पर चर्चा की है। मुंबई से देखिए खास शो पोल खोल। जय हिंद, नमस्कार। इस बोर्ड को देखकर आप समझ चुके होंगे कि पोल खोलने के लिए आज हम मुंबई के किस ठिकाने पर पहुंच चुके हैं। ये वही धारावी है जिसे लेकर लोगों की आम धारणा ये है कि ये एशिया के सबसे बड़े स्लम यानी झुग्गियों का ठिकाना है। लेकिन महाराष्ट्र के नजरिए से आप देखें तो ये वो धारावी है जिसका असर लोगों के जीवन पर वाणिज्यिक तौर पर, सांस्कृतिक तौर पर और सामाजिक तौर पर खास तौर से देखने को मिलता है। जहाँ छोटे छोटे कारखाने इन गलियों में घूमने पर मिलते हैं, जहां लोगों की बड़ी बड़ी उम्मीदें आज भी यहां पर पलती हैं। ये वो धारावी है जो बसी तो 19वीं सदी में थी, यानी 19वीं सदी में पहली बस्ती यहां बसी थी, और आज 21वीं सदी में ये आज भी अपने सपनों के पूरे होने का इंतजार कर रही है। और इस चुनाव में खास तौर से धारावी को हर पार्टी अपना एक चुनावी डब्बा पकड़ाने की कोशिश कर रही है। लेकिन किसके डब्बे पर कितना एतबार इस धारावी की जनता करती है, यही आज हम पता लगाएंगे। आइए चलते हैं धारावी की इन गलियों में। जब हम धारावी में पहुंच रहे थे, हमने लोगों से पूछा कि धारावी में कौन सी जगह पर हमें जाना चाहिए, तो सबसे पहला नाम जिस जगह का आया वो यहाँ छोटे छोटे अक्षरों में लिखा हुआ है, माटुंगा लेबर कैंप। अब ये माटुंगा लेबर कैंप में ये जो स्थान है जिसे लेबर रेस्टोरेंट भी कहते हैं, ये काफी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। सबसे बड़ा लैंडमार्क इसे कह सकते हैं। सर, आप लोग यहीं धारावी से ही हैं क्या? धारावी मुंबई 17 और आजू बाजू में है खतरा। मतलब ऐसा ही है। एक बार आप खड़े हो जाइए। आप सब, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, ये जो अपना एरिया है, मैंने सुना कि आज़ादी की लड़ाई में भी इस रेस्टोरेंट का काफ़ी महत्व था। ये जो ईरानी होटल है माटुंगा लेबर कैंप, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के मूवमेंट का ये मेन अग्रणी बाले किला बोलते हैं हम। यहाँ से मूवमेंट शुरू हुई थी। आज से स्वतंत्रता होने के बाद आज तक यहाँ पे ना गटर वाटर मीटर का ख्याल रखा है, ना रोड बनाए गए अच्छे, ना कोई अच्छा स्वच्छ पानी। जिम्मेदार कौन? अभी तो सरकार है, और इस 5 साल में तो दो सरकार देख ली महाराष्ट्र ने, धारावी ने, तो उसमें से कोई सुध नहीं ले रहा क्या? जिम्मेदार एकनाथ गायकवाड़ परिवार है, जिम्मेदार एकनाथ गायकवाड़, जिम्मेदार वर्षा गायकवाड़, जिम्मेदार ज्योति गायकवाड़। तो फिर क्या है कि बार बार जीत कर आते हैं? बार बार इसलिए ज्यादा पैसे का खेल है, गुमराह करते, दलितों को और मुसलमानों को और हिंदुओं को लड़ाते हैं। वो आपस में इनको भिड़ते रहो तो मैं जीत के आती रहूंगी। लेकिन कोई नेता है भाऊ जो सोचता है कि नहीं, मेरा धारावी ऐसा नहीं होगा, हमारे जो आम लोग हैं ये परेशान नहीं होंगे, इनको शौचालय भी मिलेगा तो इनको अच्छा घर भी मिलेगा। वही शिंदे साहब ने सोचा है, और राहुल शेवाले जो हमारे माजी खासदार है, उनके माध्यम से डेवलपमेंट अच्छी तरह से हो रहा है, उसमें भी ये रोड़ा डाल रहे। जबकि ये प्रकल्प लाया गया तो कांग्रेस सरकार की तरफ से। धारावी में बहुत चेंज आया क्या? सब चेंज है। गायकवाड़ फैमिली बेस्ट फैमिली। क्या चेंज हुआ? मैं तो पिछले 5 साल पहले भी आया था तो गली ऐसे था। तुम 4 साल जब देखो ना, रोज घूमो आप गली से। आप बताओ 5 चीजें जो चेंज हुई है। जैसे आपके इस हाथ में 5 उंगली है ना, 5 काम बताने का 40 साल के बाद, अब जो 5 साल में। ये इलेक्शन के बाद मालूम करेगा आपको क्या काम है, इसके बाद मालूम करेगा। इलेक्शन के बाद? ओहो, मूवी में काम करते क्या? सिंगर है। सिंगर है या सिंगर है? सिंगर भी हूँ, कांग्रेस का एक निष्ठ कार्यकर्ता हूँ, और हम लोग किसी मकसद के लिए इस डाल से उस डाल पे उड़ी नहीं मारते। एक बात है, धारावी बचाओ का मुद्दा कब आता है? जब इलेक्शन नजदीक आते हैं। आपको सारे वॉल पेंटिंग दिखेंगे, होर्डिंग दिखेंगे, धारावी बचाओ। बाकी साल चलो कांग्रेस गलत है, लेकिन बाकी के लोग भी गलत है तो चिड़ी चुप रहते हैं। खाली इलेक्शन आएगा तो मेंढक की तरह बाहर आते। तो आपको घर मिल रहा है? घर तो हमारा है नहीं, तो अभी रीडेवलपमेंट में कोई घर वर मिलने का क्या? रीडेवलपमेंट होने वाला है क्या? आप बताइए ना। नहीं होने वाला है, नहीं। 2004 से पहले से अभी तक चल रहा है, 20 साल हो गया, अभी तक कुछ नहीं हुआ। सिर्फ दिखाता है, गाजर दिखाता है, डेवलपमेंट करेगा, ये करेगा, वो करेगा, कुछ हुआ नहीं। तो कौन कर सकता है? महाविकास आघाड़ी, महायुति, किसी पे भरोसा नहीं? किसके ऊपर ही भरोसा रखने का नहीं। कोई बोल नहीं सकता। अडानी को दिया, अडानी खाएगा, इधर का खाएगा, उधर का खाएगा, सब बोलेगा, और 10-15 4 बिल्डिंग बांधेगा और बोलेगा हो गया खत्म पैसा। उसका उतना नाम हुआ है जो जितना बदनाम हुआ है। ये लाइन आपने किसी गाने में जरूर सुनी होगी, लेकिन धारावी पर ये बिल्कुल सटीक बैठती है,
क्योंकि ये वही धारावी है जिसकी मजबूरियों को लेकर, जिसकी परेशानियों को लेकर तमाम फिल्में बनी हैं, तमाम OTT प्लेटफॉर्म पर आप वेब सीरीज देख चुके हैं, लेकिन इसकी तस्वीर बदल नहीं पाई। मतलब ये समझ लीजिए कि धारावी को आज भी अपनी हैप्पी एंडिंग का इंतज़ार है। यहाँ इन गलियों में हज़ारों टैलेंट मौजूद हैं, लेकिन उनके आसपास जो माहौल है, जो स्थिति, जो तस्वीर नज़र आती है, ये वाकई किसी को भी परेशान कर सकती है। ये गंदगी का अंबार उसी पुल पर खड़ा है जिस पुल को रणवीर सिंह की एक मूवी में दिखाया गया है, यानी सुपरहिट फिल्म की सुपरहिट जगह। रीडेवलपमेंट का जो हो रहा है यहाँ पे, आपने देखा सब लोग बोल रहे हैं कि घर मिलेगा, कोई बोलता है घर मिलेगा नहीं। देखो, हमको संविधान और न्यायपालिका पे विश्वास है। गरीब लोगों को अगर मिलता है तो गवर्नमेंट या ये न्यायपालिका और संविधान गलत होने नहीं देगा। कौन दिला सकता है? मतलब जो भी है संविधान अपना है वो दिला सकता है, और वो होएगा प्रोजेक्ट। मतलब वो बनेगा तो मिलेगा। हाँ, बनेगा तो मिलेगा। तो उद्धव ठाकरे बोल रहे हैं अगर हमारी सरकार आएगी तो हम यहाँ रीडेवलपमेंट का जो मुद्दा है या प्रोजेक्ट जो धारावी में चल रहा है उसको तो बंद कर देंगे। वो अपनी अपनी पार्टी का अपना मुद्दा रहता है। सही है कि गलत? आप तो बताइए। गलत है। उद्धव ठाकरे बोल रहे हैं, अभी तो चुनावी सभा में बोले हमारी सरकार आएगी तो धारावी में प्रोजेक्ट मैं सबसे पहले रोकूंगा। सही गलत? अब ये देखो, ये अभी उनका ओपिनियन है, ये वो आपके हिसाब से सही गलत, सही या गलत बस होना चाहिए। यहाँ पर कोई विकास की बात नहीं कर रहा, कोई महंगाई की बात नहीं कर रहा, कोई रोजगार की बात नहीं कर रहा। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो ग्रेजुएट हो चुके हैं, उनको आज नौकरी नहीं है, उनको आज कौन जिम्मेदार है? सरकार जिम्मेदार है। दोनों सरकार जो कुर्सी के लिए आप अपने समाज को बेच रहे हैं, अपने पक्ष को बेच रहे हैं, कोई इधर से उधर उड़ी मार रहा है, कोई उधर से उधर मार रहा है। तीन नेशनल पार्टी के पक्ष, अभी 6 पक्ष हो चुके हैं यहाँ पर शिवसेना के 2 गुट हो चुके हैं, राष्ट्रवादी के 2 गुट हो चुके हैं। आम आदमी किसके तरफ जाएगा? किसको अपना एक नेता मान के चलेगा? किसको हम वोट करेंगे? हमको खुद को समझ में नहीं आ रहा है। डब्बा पकड़िए आप, नेता आपको कुछ नहीं दे रहे हैं। कुछ नहीं दे। ये डब्बा ऊपर उठा के दिखाइए एक बार। कुछ भी नहीं दे रहे। आप बताइए कितने इसमें खाने हैं? 4 खाने। इन 4 खाने में धारावी के लिए 4 चीज कौन सी होनी चाहिए? 4 चीज होनी चाहिए। रोजगार, अच्छी एजुकेशन, अच्छी सुविधाएं, और जो हमारे जो धारावी का नाम जो बदनाम है, जो स्लम है, वो जो स्लम है, ये स्लम हमको हटाना है। कौन हटा सकता है? ये हमारा जो चुन के देंगे वो नेता हटाएंगे, लेकिन वो चुन के जो जिस नेता को हम चुन के दे रहे, कभी वो पार्टी में जा रहा है, कभी ये पार्टी में जा रहा है, कभी ये कर रहा है, कभी वो कर रहा है। अभी अब थोड़ी नई जगह पर मिलते हैं। यहाँ से तो चर्चा हो गई है, आप किसी नई जगह पे आम लोगों के साथ, और इन गलियों की और धारावी के गली बॉय की कहानी आपने बड़े पर्दे पर तो बखूबी देख ली है, लेकिन आज TV9 भारतवर्ष पर ऐसे ही ओरिजिनल गली बॉय से हम आपको मिलाने वाले हैं। What's up? मेरा नाम MC बेन aka बेंजामिन यांगल। MC बेन, इनकी पहचान क्या है? अगली 2 लाइन में ये आपको खुद बताने वाले। यो चेक, जवानी का जोश, एक खोया तेरा होश, भूल जा सारी गलतियों को, बेटा तू निर्दोष। आशा नहीं किसी को भी शक्ल से जांचना, बिना तैयारी के ऑन द स्पॉट पे नाचना, पैसे चोरी करके बटे चोर को तलाशना, टीबी वाले पेशेंट को 100 बार खांसना। MC बेन चेक। क्या बात है MC बेन, इनको आपने मूवीज में भी देखा, 1-2 मूवीज का नाम आप बता सकते हैं जो लोगों को तुरंत याद आ जाए? मेरी सबसे पहली डेब्यू मूवी है हिचकी, रानी मुखर्जी के साथ, यशराज फिल्म्स की जो मूवी है। एंड सेकंड मूवी है तुलसीदास जूनियर, संजय दत्त के साथ है, जो कि नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। और उसके अलावा और भी वेब सीरीज है, ताज़ा खबर, भुवन बम बाई के साथ, एंड लाखों में एक, और बहुत सारे एडमिट। क्या बात है। और ऐसे जो टैलेंट हैं, ये लाखों में नहीं करोड़ों में एक हैं, जो धारावी में हैं, जहाँ लोग बोलते हैं यार रिसोर्सेज नहीं है, बहुत परेशानी होती है। क्या दिक्कतें आप लोगों को हो रही है? रिसोर्सेज तो बहुत सालों से नहीं है, जब से धारावी है तब से बहुत सारे चीज़ों की कमी है लोगों को। बट जैसे समय गुजरते जाता है तो लोगों को आदत हो जाती है चीज़ों की, तो हाँ हैबिचुअल हो जाते हैं इवेंचुअली। सो वो सारी चीज़ें तो है, जैसे हर जगह पे हर एनवायरनमेंट में हम देखते हैं कि लोग जो है उसके साथ अपने काम चला लेते, जो नहीं है उसका कुछ अल्टरनेटिव ढूंढ लेते। बट धारावी के लोगों का समस्या अगर आप देखोगे, टिपिकली जो बना के रखे, पानी नहीं है नल में, गटर है, गंदगी है, बीमारी है, ये सारी चीज़ें हैं। लोगों के पास गरीबी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, तो ये सारे प्रॉब्लम्स तो चल ही रहे, बहुत सालों से चल रहा है। एंड उसमें सुधार तो देखने मिल रहा है, बट ड्रास्टिक चेंजेस नहीं है। धारावी की गलियां हैं, भूल भुलैया से कम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी आए भटक जाए, जहाँ दिन को भी रोशनी नहीं पहुँच रही है। ये तार बहुत नीचे हैं और ये किसी को भी मतलब घायल तो कर ही सकते हैं, लोगों की जान भी जा सकती है। फिलहाल हम यहाँ पहुँच गए हैं जहाँ कोई नहीं पहुँचता है। आप लोग यहीं से? हाँ, यहीं से हम। क्या उम्र है आप लोगों की? मेरा 18 है। मेरा 19 है। मतलब फर्स्ट टाइम वोटर हैं आप? फर्स्ट टाइम वोटर है। क्या देखकर इस बार अपना नेता चुनेंगे, क्या लग रहा है आप लोगों को?
कि यहाँ का माहौल अच्छा होना चाहिए, यहाँ पर डेवलपमेंट होना चाहिए। यहाँ पर कुछ डेवलपमेंट नहीं है। यहाँ जो पहले से मेरे फादर्स पढ़ रहे हैं स्कूल में, मैं भी वही स्कूल में पढ़ रहा हूँ। यहाँ पर नया स्कूल कुछ बन रहा नहीं है यहाँ से, और बहुत कुछ डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। गंदगी ऐसी की ऐसी है, गली पूरे ख़राब है। मैं तो चाहता हूँ कि एक ऐसा कोई नेता है जो यहाँ पर डेवलपमेंट करे। कोई है ऐसा नेता लगता है आपको कि आप जैसे जो यूथ हैं, यंग हैं, वो आएंगे तो चेंज होगा? भाई को नहीं ले सकते हैं, खुल के बताने का ना, ताकि उनको भी समझ में आए कि हाँ हमसे ये उम्मीदें हैं आप लोगों की। तो एक ही उम्मीद है मेरी, तो वो इंडिया अलायंस से, बस वही कर सकते हो अच्छे से काम, बस और कोई नहीं। उसमें अभी तो जो यहाँ पे आपकी विधायक हैं, आप लोग क्या बोलते हैं उनको? खासदार, आमदार, जो एमएलए आमदार, जो आपके आमदार हैं वो तो इंडिया लाइन से ही है ना, वो तो गायकवाड़ जी है ना। हाँ, वो तो कुछ नहीं कर रहे, उनसे तो कुछ भी नहीं होता है। उन पे कल सिर्फ भरोसा है बस, और कुछ नहीं है। वो तो सिर्फ पैसा दे के वोट खरीद रहे, और कुछ नहीं हो रहा उनसे। पूरे सब फालतू से बात है, सब कुछ डेवलपमेंट तो हो रहा ही नहीं यहाँ पर, वेस्ट ऑफ मनी है। आप क्या करते हैं? ऊपर एक बार देखिए कि कैसे, हाँ थोड़ा सा नीचे आइएगा भाऊ। वो तो भागने लगे हैं, जैसे नेता भाग रहे हैं वैसे। इधर आना, इधर आना। अरे ये भी इधर रोकना बड़ा मुश्किल है, सब बहुत जल्दी जल्दी में हैं। लेकिन हम देखते हैं आगे भी क्या हमको देखने को मिल रहा है। धारावी में जब आप जाएंगे तो छोटे छोटे घर, छोटी छोटी गलियां तो देखने को मिलती हैं, लेकिन इन्हीं छोटे छोटे घरों में आपको कई ऐसे कारखाने देखने को मिलेंगे जहां दिन रात काम होता रहता है। सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ? जी भाई सही बोल रहे कितने घंटे आप लोग काम करते हैं? 12 घंटे। 12 घंटे। और ये दिन से रात तक पूरा चलता रहता है? सुबह 10 बजे से 10। हाँ, 10 से 10। अच्छा, ऐसे कितने कारखाने यहाँ पर चल रहे होंगे? बहुत सारे कारखाने हैं, इधर भी है, धारावी में है। लेकिन एक चीज मैंने सुना कि जैसे बीते 5 साल की बात की जाए तो लॉकडाउन हुआ था, कोविड आया, उसका असर यहाँ पे काम पे पड़ा क्या? हाँ, बहुत ज़्यादा काम पे पड़ा। काम ही नहीं रहता, अभी घूमते रहते हैं। 10 महीना हो गया कि अभी 2 ही महीना काम चला है बस, और क्या। कारखाने पर इसका असर पड़ रहा है, बंद हो रहे हैं यहाँ? बहुत ज़्यादा पड़ रहा है कारखाने पे, कितना कारखाने बंद हो गए इधर। आप भी यहीं के हैं भाईजान? मैं पढ़ाता हूँ, टीचिंग करता हूँ। आप पढ़ाते हैं? आप थोड़ा, मैं आपके पास आ जाऊँ, आप इधर आ जाइए, क्योंकि यहाँ कपड़े हैं तो मैं नहीं चाह रहा हूँ कि मैं उधर जाऊँ। आप इधर आइए तो मैं आपसे बात कर सकूँ, क्योंकि आप जैसे लोगों की ज़रूरत है। कहाँ पढ़ाते हैं आप? मैं थाने में पढ़ाता हूँ। थाने में पढ़ाते हैं। और हैं धारावी? नहीं, इधर आया था टहलने घूमने। टहलने घूमने आए थे? तो धारावी को कितने साल से टहलने घूमते हुए देख रहे हैं? 2019 में आया था। तब से लेके अब तक कुछ धारावी में काम किया हूँ, अभी नहीं कर रहा। अच्छा, अब पढ़ाने का काम कर रहे हैं। कोई बात नहीं, अच्छी बात है। बल्कि तो आप क्या बोल रहे हैं? काम स्लो चल रहा है इसलिए छोड़ दिया। काम स्लो चल रहा है यहाँ पे, धार कोई नहीं दे पा रहा है। आप भाईजान एक बार 2 सेकंड में आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, लगातार काम कर रहे हैं, खड़े हो जाइए तो आपका चेहरा है ना? क्या नाम लिखते हैं? मोहम्मद अरमान का। अरमान, आपके कौन से अरमान हैं जो यहाँ पे पूरे होने चाहिए इस चुनाव में? यहाँ कोई नहीं पूरा हो रहा है। कोई नहीं। हाँ, 12 से 14 घंटा काम करो, कुछ पूरा ही नहीं हो रहा है। और आप लोग यहाँ रहते हैं किराए पे या अपनी खोली? नहीं, किराए पे रहते हैं। तो जैसे रीडेवलपमेंट की बात कर रहे हैं कि घर बनेगा और लोगों को मिलेगा, तो आप लोग किराएदार हैं, आप लोगों का भी मुद्दा है क्या इसमें कुछ? हम लोग का क्या मुद्दा रहेगा? यहाँ कोई सुनने वाला थोड़ी ना है जो हम लोग का कोई मुद्दा सुने। कि क्या आप लोगों को कुछ ऐसा लगा कि आप लोगों के लिए सरकार सोच रही है या नहीं? क्या सोच रहे, क्या मिलता है हमको? कुछ भी नहीं। क्या मिलता है? आप बताओ ना, कुछ मिला? कुछ नहीं मिला। एक सरकार बोलती है हम 1500 दे रहे, एक बोलते कि हम आएंगे तो हम 3000 देंगे। बहने का पैसा नहीं मिला हमको। वैसे पैसा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? नको आम्हाला ते बस। हाँ, एक सेकेंड, इधर 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 इधर। मिलना चाहिए पैसा, जो लेडीज का हक है वो उन लोगों ने बोला है तो हम लोग को मिलना चाहिए ना। कौन दे रहा है अभी? अभी तो मोदी के इस पे था तो मोदी दे रहा था 1500 रुपया महीने का, लेकिन अभी तक का हम लोग को आया नहीं। अच्छा, कोई लेडीज लोग को आया है और कोई कोई लेडीज लोग को नहीं आया अभी। लेकिन जैसे बोलते महाविकास आघाड़ी वाले, वो कह रहे हैं कि अगर हम आते हैं तो हम 3000 देंगे, ऊपर से और देंगे। अभी इनका भरोसा नहीं तो वो कैसा जरूरी है क्या वो भी देंगे ही? जैसे इन्होंने बोला वैसा वो देना तो चाहिए ना। धारावी की इन पतली सकरी गलियों के बीच कुछ ऐसी जगहें होती हैं, जैसे ये है, ये खुला है चारों तरफ, आप नजर डाल लीजिए तो
एक दूसरे की बालकनियां थोड़ी दूरी पर हैं, तो यहाँ पर लोग कुछ अपने दैनिक काम जो हैं, जैसे चावल साफ करना, गेहूं साफ करना, क्या कर रहे थे दादी? ये क्या कर रहे थे आप लोग? गेहूं गेहूं पछारना कहते हैं ना? पचाना कहता है। गेहूं पछार रहे हैं, साफ कर रहे हैं। गेहूं साफ करते ऐसे नेता साफ हो रहे क्या? इधर ईमानदार हो रहे क्या? ईमानदार नहीं है नेता, एकदम बोल रहे थे एक तरफ बोलते एक तरफ उलटते, सामने बोलते और बाद में उलटते। बोले हम लोग आएंगे, बढ़े जाएंगे, आगे बढ़ेंगे। क्या किया हम लोग ने? हम लोग को कुछ नहीं किया। ये करो वो करो, अब बहन जी माँ जी बोलता है, फिर बाद में कौन पूछता है? नहीं पूछता। अभी एक बात बोलिए, आप लोग एक साथ हैं यहाँ पे, आप लोगों में किसी को भी इस सरकार की तरफ से कुछ मिला है? आप बताइए। कुछ भी नहीं मिला है। किया वर्षा गायकवाड़ ने किया थोड़ा थोड़ा इधर, ऐसा नहीं कि सब ये सब जो कोबा बना रही है। अभी इलेक्शन आया बोल के सब हो रहा है, अभी थोड़ा थोड़ा हो रहा है। उनके खिलाफ गुस्सा है क्या लोगों के अंदर? बोल रहे थे कि बदलाव आ सकता है, ऐसा कोई नहीं किया ना। वर्षा गायकवाड़ ने नहीं किया ना, सूचना वाला ने नहीं किया, कोई नहीं किया। कोई कर सकता है ऐसा उम्मीद है? नहीं कर सकता, खाली आह्वान देता है कि हम लोग करेगा, हम लोग करेगा, कोई नहीं कर रहा है। एक चीज बताइए आप। आएगा तो एक गली बताता हूँ, मालूम पड़ रहा है, फिर बाद में अपना अपना घर में एसी लगा के सो जाता है। हम लोग कटरा कचरा कम उड़ जाता है, सब उसमें मरता है। महाराष्ट्र में वो बोलते हैं ना इधर कि महाराष्ट्र में जो बटेंगे वो कटेंगे। आपको लगता है कि ये महाराष्ट्र में काम कर रहा है योगी जी? देखो योगी जी जब बोलते हैं ना तो वो एक जेन्युइन नेता है, उनकी बातों का असर होता है महाराष्ट्र में भी। बिल्कुल। महाराष्ट्र में अभी कौन सा फैक्टर आपको दिख रहा है कि महिलाओं के बीच में उस मुद्दे का सबसे ज्यादा असर हो? देखो चर्चा अगर सबसे ज्यादा किसी मुद्दे की जाए तो इस समय लाड़की बहन योजना का है, और सरकार भी फुल कॉन्फिडेंस में है, शिंदे सरकार अपनी बहनों को लेकर। और जिन बहनों को योजनाओं का फायदा मिला है तो हमें नहीं लगता कि वो बहनें गद्दारी करेंगी अपने भाई के साथ में। आप लोग को मिला है क्या? हाँ मिलेगा, सब जन को मिलेगा। अभी मिला नहीं है, मतलब मिलेगा? मिलेगा, मिला। ये 1500 रुपए ज्यादा है या 3000 रुपए ज्यादा है जो वादा कर रही है वो महाविकास आघाड़ी? 3000 ऐसा बोलेगा, जीतने के बाद भूल जाएगा। मेहनत कश लोग हैं। देखिए भले हम यहाँ पर हंसी मजाक के साथ बात कर रहे हैं, लेकिन मुद्दा बहुत बड़ा है। धारावी में आप देखेंगे लोगों का जो जीवन या रहन सहन की जो स्थिति है, ये बरसों से किसी बदलाव का इंतजार कर रही है। और लोगों को सपने तो दिखाए गए, जितनी बिल्डिंग ऊंची यहाँ पर मुंबई में नजर आती है उतने ऊंचे सपने यहाँ के लोगों ने देख रखे हैं जो सक्षम है। बस इंतजार एक मौके का है, वो मौका कौन इन्हें देगा ये अभी भी उसकी तलाश में। मग भाड्याच्या घर जी भाड्याने राहतात त्यांना पण स्वतःचे घर पाहिजेत, वर्षाताईला सांग। अरे आप बहुत गुस्से में लग रहे हैं, हिंदी में बताइए क्या बोला आपने? वो क्या बोल रही है, हमारी इधर वर्षाताई आने वाली है, तो मैं बोल रही हूँ वर्षाताई को इतना बोलना, जो भाड़े से मौज मजूरी करते हैं उनको भी खुद का घर दिला दे। सही बात है। काम कर रही है कि नहीं कर रही इलाके? वो तो कर रही है काम, कर रही है काम। लेकिन हमारा भाड़े का घर है, हमको खुद का घर चाहिए। बोलो अभी क्या बोलेंगे? अच्छा, एक अपना पसंदीदा मुख्यमंत्री चुनना हो, अब तो बहुत ऑप्शन हो गया, अब तो कई पार्टी हो गई है, तो पसंदीदा मुख्यमंत्री कौन है जो लगता है आप लोग के लिए काम करेगा? लोग का कहने का मतलब है जो भी आ जाए। जहाँ महानगरी मुंबई में आपको चौड़ी चौड़ी सड़कें देखने को मिलती हैं, वहाँ धारावी में ये 90 फीट की सड़क सबसे चौड़ी सड़क है, जिससे यहाँ रहने वाले लाखों बाशिंदों के सपनों को रफ्तार मिल सके, वो काफी साबित नहीं हो रहा है। धारावी को पहले भी अपने बेहतर दिन का इंतजार था, आज भी है, और कब तक होगा ये किसी को नहीं मालूम है। लेकिन इतना जरूर है कि धारावी उम्मीदें लगाए बैठा है, उम्मीदें एक नए दिन की, एक अच्छे दिन की, एक अच्छे भविष्य की। बहरहाल धारावी की गलियों से आज के लिए इतना ही। आपसे कल किसी नई जगह पर नए ठिकाने, नए मुद्दों और नए लोगों के साथ होगी मुलाकात। तब तक के लिए आप बने रहिए TV9 भारतवर्ष के साथ। और इस बीच एक बड़ी खबर है, पाकिस्तान के क्वेटा में बम विस्फोट हुआ है। क्वेटा रेलवे स्टेशन पर धमाका हो गया है, 7 लोगों की मौत की खबर है। धमाके में 15 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। धमाके के बाद रेलवे स्टेशन पर अफरा तफरी मच गई है। ये देखिए रेलवे स्टेशन की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, अफरा तफरी यहाँ मच गई है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर बम ब्लास्ट हुआ है, बड़ा धमाका हुआ है, बम विस्फोट हुआ है। ये क्वेटा रेलवे स्टेशन जो पाकिस्तान में है, वहां का वीडियो आपको दिखा रहे हैं। अफरा तफरी, चीख पुकार मच गई, 7 लोगों की मौत हुई है, 15 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। धमाके के बाद रेलवे स्टेशन अल्लाह का शुक्र है हमारा स्टाफ बच गया सारा।
तो देखिए 2 धमाके हुए हैं रेलवे स्टेशन का, ये वीडियो आपको दिखा रहे हैं। एक धमाके में 15 से ज्यादा लोगों के घायल होने की सूचना मिल रही है, तो वहीं दूसरे धमाके में 7 लोगों की मौत हो गई है। पाकिस्तान से खबर है, क्वेटा रेलवे स्टेशन पर जोरदार ब्लास्ट हुआ है, धमाका हुआ है। गुलाम अब्बास हमारे सहयोगी पाकिस्तान से ज्यादा जानकारी देंगे। गुलाम, बम ब्लास्ट की खबर मिल रही है, 7 लोग मारे गए, क्या जानकारी? जी देखें, क्वेटा रेलवे स्टेशन की अगर बात करें तो क्वेटा रेलवे स्टेशन पर अब से थोड़ी देर पहले धमाका हुआ, और ये जिस समय धमाका हुआ उस वक्त काफी भीड़ थी, क्योंकि यहाँ से पैसेंजर ट्रेन ने जाना था और एक पैसेंजर ट्रेन ने आना भी था, तो जिसकी वजह से यहाँ पे काफी क्राउडी सिचुएशन थी। जब धमाका हुआ तो उस वक्त यहाँ पे भगदड़ मच गई, और अभी तक जो ऑफिशियली जानकारी मिली है हम तक, क्वेटा रेलवे स्टेशन की हद तक वहां पर एक बंदे की मौत हुई है, जबकि 17 लोगों को हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया। लेकिन ये जरूर वहां पे जो आई विटनेस हमें बता रहे हैं कि वो कहा जा रहा है कि कैजुअलिटीज बढ़ सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर जो ब्लास्ट था वो बहुत ज्यादा हैवी ब्लास्ट किया गया, और यहाँ पर जो उसके हवाले से बिल्कुल गुलाम अब्बास, आप नजर बना रखिएगा, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। तो देखिए ये क्वेटा रेलवे स्टेशन का वीडियो आपको दिखा रहे हैं जहां बम धमाका हुआ है।